जय हिंद एवरीवन, आई एम डॉक्टर वंदना शर्मा फ्रॉम लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इसका एक टॉपिक पढ़ा था। फ्लावर, पुष्प की क्या संरचना होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनका किस प्रकार से हम विभिन्न भागों को वर्णन कर सकते हैं, क्या शब्दावली है, ये सब हमने जानी थी। अब ये टॉपिक है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए मोस्टली जो उसके मॉर्फोलॉजी है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है और इनको यूज़ करते हुए प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। बाह्य लक्षणों को, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब बाह्य लक्षणों को देखते हुए, उनका उपयोग करते हुए पौधे को प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए मेनली जो है हैबिट, सबसे पहले हैबिट बताई जाती है। पौधा एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय है। कोई भी प्लांट एक वर्षीय का मतलब जिसका जीवन काल 1 साल के अंदर समाप्त हो सकता है या 2 साल में समाप्त हो जाता है, या जैसे आम, अमरूद ऐसे पौधे जो कई सालों तक जिनका जीवन काल चलता है। साथ ही पौधा हर्ब है, हर्ब मीन्स शाख, हर्बेशियस शाखीय पौधा है, या श्रब मीन्स झाड़ी के रूप में है, या फिर वो ट्री के रूप में। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो शाखीय अवस्था में होते हैं, जैसे पालक, मूली, धनिया केवल शाख के रूप में ही होते हैं, हरे होते हैं। और कुछ प्लांट्स झाड़ी के रूप में, जैसे गुड़हल, बेर झाड़ी के रूप में होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो वृक्ष का आकार ले लेते हैं। तो वो जिस प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हैं उनमें इनमें से कौन सा स्पेसिफिक गुण है ये बताया जाता है। इसके बाद प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में वेजिटेटिव फीचर्स जो हैं उसमें मेनली प्लांट की रूट, स्टेम और लीव्स, इनका वर्णन किया जाता है। रूट, स्टेम और लीव्स, जड़, तना और पत्ती। जड़ मूसला जड़ है, टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है, फाइब्रस रूट है, ये बताया जाता है। स्टेम ग्रीन है या वुडी है या बेलनाकार, सिलेंड्रिकल है, क्रीपिंग है, आरोही जिसे हम कह सकते हैं, इस तरीके के फीचर्स। साथ ही स्टेम शाखित है, ब्रांच्ड है या अशाखित है, जिसमें ब्रांचेस नहीं हैं। ये सब कॉमा लगाकर एक एक शब्द में लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लीव्स। पौधे में पत्तियां किस प्रकार की हैं, जैसे पत्तियों के प्रकार इससे पहले हमें प्रैक्टिकल में पढ़ चुके हैं। पत्तियां सरल पत्ती है या संयुक्त पत्ती है। संयुक्त है तो उसका कौन सा प्रकार है। पत्ती में जो शिरा विन्यास है वो जालिकावत है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है। पत्तियों में ये विन्यास किस प्रकार का है वो लिखते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग होती है वो है फ्लोरल कैरेक्टर्स, जो कि पुष्प से ही संबंधित होते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स को बताते हुए हमें फूल पुष्प किस प्रकार का है सबसे पहले ये बताना होता है। तो पुष्प बताने के लिए हमने इससे पहले की जो वीडियो में पुष्प के बारे में जिन टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि पुष्प सबसे पहले सहपत्री है या असहपत्री है। सहपत्री का मतलब यदि जिस पुष्प वृंत से, जिस डंठल से पुष्प शाखा से जुड़ा हुआ है या बिना शाखा के ही वो जिस आधार से जुड़ा हुआ है, जिस बिना डंठल के ही वो शाखा से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर यदि पत्ती नुमा कोई संरचना है या कांटे नुमा कोई स्पेशल छोटी सी चीज़ है उसे सहपत्र कहते हैं या ब्रैक्ट कहते हैं। यदि पुष्प के आधार पर ये उपस्थित है तो पुष्प कहलाता है सहपत्री या ब्रैक्टिएट। उसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है ब्रैक्टिएट के लिए वो है BR। यदि पुष्प में ये उपस्थित है तो BR लगाया जाता है, और अगर नहीं है तो E ब्रैक्टिएट यानी EBR सिंबल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखना होता है कि पुष्प कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। मतलब कंप्लीट होगा तो वो बाइसेक्सुअल होगा, हमने पहले पढ़ा है। पुष्प द्विलिंगी होगा, उसमें नर जननांग भी होंगे और मादा जननांग भी होंगे। ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इस प्रकार का प्रतीक इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जब अगर पुष्प
में केवल नर जननांग हैं तो वो मेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर के लिए जो प्रतीक इस्तेमाल सिंबल हम यूज़ करते हैं वो है ये वाला। और यदि फीमेल फ्लावर है यानी उसमें नर जननांग उपस्थित हैं, अनुपस्थित है, केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें प्रेजेंट हैं, तो तब इसके लिए इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रतीक का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से यदि पुष्प की सिमेट्री को हम देखते हैं, इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था, पुष्प या तो रेडियली सिमेट्रिकल हो सकता है जिसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, यानी किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए यदि पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है, तो इस प्रकार के साइन का प्रयोग करते हैं। यदि पुष्प बाइलेटरली सिमेट्रिकल है तो उसको, जैसे जाइगोमॉर्फिक जिसे हम कहते हैं, तो जाइगोमॉर्फिक के लिए ये वाला साइन प्रयोग में लाया जाता है, और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये और जाइगोमॉर्फिक के लिए। अब हमने एक शब्द और पढ़ा था, पुष्प हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है या पेरिगाइनस है। हाइपोगाइनस जिसमें पुष्प के ओवरी से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं वो हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है। तो हम एक शब्द और लिखेंगे पुष्प को डिस्क्राइब करते हुए कि वो हाइपोगाइनस है। यदि साइड से निकल रहे हो तो लिखेंगे पेरिगाइनस, और यदि नीचे से निकलते हो तो एपिगाइनस। इस प्रकार फ्लावर के करेक्टर्स में जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं, सबसे पहले फ्लावर ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है, हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए वो ब्रैक्टिएट है, फिर कॉमा लगाएंगे। इनमें से कोई एक साइन फ्लावर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, जिसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित हैं। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक कोई एक इनमें से होगा, या तो जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि पुष्प रेडियली सिमेट्रिकल है। फिर या पुष्प हाइपोगाइनस या एपिगाइनस या पेरिगाइनस, इनमें से कोई एक। तो पुष्प की ये सारी बातें लिखेंगे। अब पुष्प को इतना एज ए होल स्टडी करने के बाद, इसके बाद हम पुष्प के एक एक भाग को डिस्क्राइब करते हैं। पुष्प का जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स मीन्स बाह्य दलपुंज। हमने पढ़ा था कैलिक्स में जो यूनिट होती है, इसके मेंबर्स होते हैं, उन्हें बाह्य दल कहते हैं, और या इंग्लिश में उन्हें सेपल्स कहते हैं। तो जब इनका वर्णन करना होता है तो सबसे पहले हमें इनकी संख्या लिखनी होती है। जैसे किसी पुष्प में, इससे पहले हमने गुड़हल का पुष्प देखा था, हम उसमें काउंट कर सकते हैं बाह्य दल की संख्या कितनी है। सपोज 5 है तो डिस्क्राइब करते लिखेंगे 5 सेपल्स, कॉमा लगाकर। सेपल्स में कलर मोस्टली ग्रीन होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन इन कलर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद उनमें एस्टिवेशन कौन सा है, विन्यास, वेलवेट हो सकता है, इम्ब्रिकेट हो सकता है, जो भी विन्यास होगा वो लिख देंगे। और उसके बाद यदि सभी सेपल्स परस्पर जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो एक सिचुएशन जिसे कहते हैं गैमोसेपलस, या अगर पृथक हैं तो पॉलीसेपलस। इनमें से हम कोई एक शब्द लिख देते हैं। कैलिक्स के बाद कोरोला। इसी तरह हम कोरोला को भी, हमने ये सारी शब्दावलियाँ पढ़ ली हैं, पहले संख्या लिखते हैं, संख्या के बाद उनका कलर लिख सकते हैं, फिर वो गैमो है या पॉली है वो लिखकर फिर उनका विन्यास कॉमा लगाकर। इसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में भी, एंड्रोशियम की यूनिट स्टैमेन पुंकेसर होती है, पुंकेसर किस प्रकार के हैं, संख्या में कितने हैं, पॉलीएंड्रस हैं, वो सब डिस्क्राइब करते हैं। लास्ट में हम इसके सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में लिख सकते हैं कि फ्रूट कौन सा है, कौन से प्रकार हैं, फ्रूट के प्रकार हमने पढ़े हैं, या सीड किस प्रकार का है, एंडोस्पर्मिक है या नॉन एंडोस्पर्मिक, और लास्ट में आर्थिक महत्व, किसी पौधे का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इस प्रकार किसी पौधे को डिस्क्राइब करने के लिए ये सब फीचर्स यूज़ करते हैं। जब इन फीचर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, शब्दों में कॉमा लगाकर साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए संक्षेप में लिखते हैं, और लास्ट इसके अंत में हम और भी इसको संक्षेप रूप देने के लिए फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला यूज़ करते हैं। फ्लोरल डायग्राम के लिए हम ये सभी सिंबल्स जो अभी मैंने आपको बताए थे उनको फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जो कैलिक्स है और कोरोला है, इन दोनों के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो है K फॉर कैलिक्स और C फॉर कोरोला। आप देख रहे होंगे फर्स्ट लेटर दोनों का C है, लेकिन हम
फॉर्मूला लिखते समय दोनों को सी नहीं लिख सकते, पता नहीं चलेगा कि कैलिक्स के बारे में बताया कोरोला के लिए। तो हम इसको बाह्य दलपुंज को, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से, और एंड्रोशियम यानी जायांग इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट सबसे भीतर की ओर होता है गाइनोशियम, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमें इनकी संख्या लिखनी होती है, बाह्य दल इनमें कितने हैं तो उनकी संख्या यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए 5 है, दल की संख्या 5 है तो यहाँ लिख देते हैं, और एंड्रोशियम में पुंकेसर की संख्या, यदि ये परस्पर जुड़े हुए हैं तो इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, और सभी बाह्य दल यदि पृथक हैं तो ब्रैकेट नहीं लिखते, इसे ओपन लिखते हैं। यदि ओवरी सुपीरियर है यानी कि फ्लावर हाइपोगाइनस है तो इसके लिए इसके नीचे लाइन खींच दी जाती है। कार्पल्स की संख्या कितनी है वो यहाँ लिखी जाती है, सपोज 3 है तो 3। यदि कार्पल्स जुड़े हुए हैं, युक्तांडपी है, सिनकार्पस है तो ब्रैकेट में बंद, यदि एपोकार्पस है तो ब्रैकेट हटा देंगे। यदि ओवरी इंफीरियर है यानी कि फ्लावर पेरिगाइनस है, सॉरी एपिगाइनस है, तो इस लाइन की जगह ओवरी गाइनोशियम के ऊपर लाइन खींची जाती है। इस प्रकार इन सिंबल का प्रयोग करते हुए हम किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसके लास्ट में इन सिंबल से हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, और साथ ही फ्लोरल डायग्राम भी पुष्प की संपूर्ण जानकारी देता है। फ्लोरल डायग्राम बनाते समय इन्हीं सभी को एक स्पेशल सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। अगर हमें ये याद रखना है कि जब फॉर्मूला लिखते हैं के, सी, ए और जी लाइन में लिखा जाता है, अभी हम पढ़ेंगे, तो किटी कैट आगरा गई, इस हम ट्रिक से इसके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। किटी कैट आगरा गई, किटी के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर आगरा, एंड्रोशियम और जी फॉर गाइनोशियम। सिंबल यूज़ करते हुए फार्मूला लिखा जाएगा। जब फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो क्योंकि कैलिक्स जो होता है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, तो सबसे बाहर की ओर कैलिक्स बनाया जाता है, जो इस तरीके से बना सकते हैं। यदि ये परस्पर एक दूसरे के से अलग हैं तो बीच में गैप, अदरवाइज इनको ऐसे जोड़ सकते हैं। ये कैलिक्स की संख्या, अगर ये 4 बने हैं तो 4 कैलिक्स यानी कि सेपल्स की संख्या 4 है। इसके अंदर कोरोला यानी कि दल, इस प्रकार से दल को रिप्रेजेंट करते हुए इस चिन्ह से हम दल बना देते हैं, क्योंकि दल बाह्य दल के अंदर होते हैं तो इसके अंदर इन्हें बनाया। और इसी के साथ ही सेंटर में सबसे अंदर की ओर होता है ओवरी, गाइनोशियम, ओवरी बनाई जाती है, ओवरी का टीएस हो सकता है। और साथ ही इनमें पुंकेसर की संख्या, पुंकेसर इसके यहाँ बीच में, ये इससे अटैच्ड होंगे तो एपिपेटलस या पृथक हो सकते हैं, जैसे भी जिस स्थिति में हो उनको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये पुष्प के 4 भाग, बाह्य दल सबसे बाहर की ओर, दल उसके अंदर की ओर, पुंकेसर यानी एंड्रोशियम उससे भी अंदर, सबसे अंदर ओवरी उपस्थित होती है। इस प्रकार किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास जो फैमिली हम अब पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी। जो फैमिली आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैमिली सोलेनेसी। इसको हम इस प्लांट को यहाँ पर एक मकॉय, सोलेनम निग्रम नाम का, जो जनरली मकॉय के नाम से जाना जाता है, उसके एक ट्विग यहाँ पर प्रेजेंट है, जिससे रूट, और इस रूट तो हम नहीं देख पा रहे लेकिन लीफ वगैरह के बारे में सारी जानकारी है। मोस्टली इस फैमिली को, फैमिली सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली के नाम से जाना जाता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली है। मोस्टली इसके प्लांट्स, सबसे पहले जैसे हमने कहा था हैबिट लिखते हैं, एनुअल होते हैं, या ये जो है 1 वर्षीय के अलावा पेरिनियल भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय हो सकते हैं। जो इनके पौधे होते हैं वो जनरली हर्बेशियस होते हैं या झाड़ी के रूप में होते हैं, शाकीय या श्रब, झाड़ी। लेकिन कुछ रेयरली ट्रीज़ भी इस फैमिली के प्लांट्स हैं। और इसके बाद यदि हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर आते हैं तो रूट, टैप रूट मोस्टली, और उसके बाद स्टेम की बात करें तो स्टेम आप देख रहे हैं ये ब्रांच, शाखित है, ब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल होता है, मोस्टली सॉलिड होता है, लेकिन कुछ में ये खोखला भी होता है। ग्रीन, अगर शाकीय होता है तो ग्रीन जो
स्टेम है वो ग्रीन रहता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। इसके अलावा पत्तियां यदि देखी जाएं, नेक्स्ट जो इसका मॉर्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो लीव्स हैं। इसमें पत्तियां एकांतर क्रम में विन्यासित होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, और सिंपल या कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं कुछ पौधों में। पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास या रेटिकुलेट शिराविन्यास वेनेशन होता है। इसके बाद यदि हम फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो इसमें इनफ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम, मोस्टली इसमें सॉलिटरी या सॉलिटरी एक्सियल हो सकता है या साइमोस टाइप का भी इसमें पुष्पक्रम, इनमें से कोई सा भी पुष्पक्रम कुछ पौधों में अलग अलग तरीके का होता है। पुष्प फ्लावर की बात करें तो इसमें फ्लावर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। पूर्ण होगा इसका मतलब बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। फ्लावर को यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो ये रेडियली सिमेट्रिकल नज़र आ रहा है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। इसके बाद फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ओवरी से नीचे से निकल रहे हैं, इस दैट मीन्स फ्लावर इज हाइपोगाइनस। ये इसके पुष्प की विशेषता होती है। अब पुष्प के एक एक भाग पर आते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प में देखने पर 5 दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बाह्य दलपुंज की जो यूनिट होती है वो बाह्य दल है, तो हम लिखेंगे 5 बाह्य दल या 5 सेपल्स। मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है चिरलग्न, यानी पुष्प में अंत तक लगे रहते हैं। आपने बैंगन देखा होगा, बैंगन में इस तरह बैंगन में जो ये इस तरीके की संरचना पूरी जुड़ी हुई होती है, ये बाह्य दल हैं और ये लास्ट पुष्प से जब फल भी बन चुका होता है तब तक लगे होते हैं। इसी तरह मिर्च में भी इस प्रकार के दल, जो बाह्य दल जो परमानेंटली स्थायी रूप से फल तक बनने तक भी जुड़े रहते हैं, वो चिरलग्न या परसिस्टेंट बाह्य दल कहलाते हैं। ग्रीन हैं, परसिस्टेंट हैं और 5 सेपल्स हैं। इसके बाद इनका विन्यास देखना होता है। यदि हम पुष्प में इनकी स्थिति को देखते हैं तो ये 5 सेपल्स जो होते हैं उनमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है कोर स्पर्शी, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सभी सेपल्स एक दूसरे के किनारे को टच करते हुए होते हैं और ये साइन परस्पर जोड़ने वाला है। ये सारे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये गैमोसेपलस होते हैं, गैमोसेपलस। तो कैलिक्स का डिस्क्राइब करते समय इतनी सारी बातें हम लिख सकते हैं। 5 सेपल हैं, ग्रीन है, चिरलग्न है, कोर स्पर्शी या वेलवेट एस्टिवेशन है और ये सब संयुक्त बाह्य दली हैं, गैमोसेपलस हैं। इसका सेकेंड पार्ट आता है कोरोला, कोरोला या दलपुंज। अब हम इनके दल की बात करते हैं। दल, पंखुड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 दल इनमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले 5 पेटल्स या 5 दल। उसके बाद फिर हम इनका कलर, जैसे यहाँ कलर ग्रीन लिखा है, जो भी पुष्प का कलर हो वो हम लिख सकते हैं, पर्पल है, वाइट है। कलर के बाद फिर हम यहाँ पर भी इसका एस्टिवेशन लिखते हैं कि इसमें किस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। इस डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें भी इसी तरीके का कोर स्पर्शी विन्यास होता है, जो यानी कि इसी तरीके से एक दूसरे को किनारे से जोड़े हुए बाह्य दल लगे हुए होते हैं और परस्पर जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। तो यानी कि ये संयुक्त दली या हिंदी में संयुक्त दली और इंग्लिश में गैमोपेटलस हम इसे कह सकते हैं। गैमोपेटलस इसमें एस्टिवेशन होता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, कोरोला के बाद नेक्स्ट क्या आता है, एंड्रोशियम यानी कि पुमंग।
एंड्रोशियम में बच्चों हम पुंकेसर देखते हैं कि इसमें कितने पुंकेसर हैं, स्टैमेन कितने हैं। पुंकेसर का एक डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है और पुंकेसरों की संख्या को गिनने पर पता चलता है कि ये संख्या में 5 होते हैं। तो 5 स्टेमेंस। पुंकेसर जो हैं वो दल से, मान लीजिए ये एक पंखुड़ी है और इस पंखुड़ी से पुंकेसर अटैच होता है, ऐसे पुंकेसर से जो है पंखुड़ी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन को जब पंखुड़ी से पुंकेसर जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से पंखुड़ी से ये पुंकेसर अटैच है, तो इसे एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके। इट इज़ कॉल्ड एपीपेटलस। स्टेमेंस जो होते हैं वो पेटल से अटैच हैं, एपीपेटलस। इसके बाद ये द्विकोष्ठीय होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं स्टेमेन। वो एंथर जो होता है, परागकोश बाइलोब्ड होता है और साथ ही ये सभी पृथक हैं, पुंकेसर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन इसमें होती है। इस प्रकार एंड्रोशियम को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट 4th पार्ट आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम जायांग। जायांग का वर्णन करते हुए हम ओवरी का टीएस भी देखते हैं। हम देख रहे हैं बाइकार्पिलरी, बाइलोक्यूलर, 2 कोष्ठों की ये बनी हुई है। बाइकार्पिलरी है, यहाँ पर अलग से देख सकें, 2 कार्पल और 2 कोष, 2 चैम्बर हैं। बाइलोक्यूलर है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। तो ओवरी, एक तो सबसे पहले हमने फ्लावर में पढ़ा था कि यदि फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर होगी। तो ओवरी सुपीरियर होने के साथ ही जो गाइनोशियम है वो बाइकार्पिलरी, और क्योंकि दोनों कार्पल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो सिनकार्पस और बाइलोक्यूलर, 2 कोष हैं इसमें। और एक इसकी विशेषता होती है कि इसमें एक तिरछा सेप्टम पाया जाता है। ये ऑब्लिगेटली प्लेस्ड है, जिसमें एक में अनेक ओव्यूल्स इस पर जुड़े हुए होते हैं। प्लेसेंटा ये बीच का फूला हुआ भाग है और इसमें दोनों चैम्बर में अनेक ओव्यूल्स हैं जो बीज बनाते हैं। क्योंकि ये इसमें तिरछा सेप्टम है, ये इस फैमिली की विशेषता होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी फैमिली में ओवरी में तिरछा सेप्टम होता है, तो वो है सोलेनेसी। तो ये ऑब्लिगेटली प्लेस्ड सेप्टम इसमें प्रेजेंट है। मैनी ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल, ये हम सब इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के बाद इसमें फ्रूट कौन सा है, फ्रूट कैप्सूल हो सकता है या बेरी, मोस्टली बेरी फ्रूट होता है, यानी कुछ प्लांट्स में कैप्सुलर फ्रूट भी हो सकता है। सीड, एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी जिसे हम कहते हैं। और अब इन्हीं सभी डिस्क्रिप्शन को हम यदि डायग्राम में देखें, फ्लोरल डायग्राम में, तो जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 आउटर मोस्ट जो घेरा है वो क्या है, आउटर मोस्ट घेरा है कैलिक्स का। तो फ्लोरल डायग्राम में यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे बाहर ये 5 के 5 कैलिक्स काउंट कर सकते हैं, परस्पर जुड़े हुए दिखाए गए हैं और इसलिए इसको हमने यहाँ पर जो है गैमोसेपेलस लिखा। अंदर इसके 5 पेटल्स हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं और वेलवेट एस्टिवेशन है, वो हमने यहाँ पर लिखा। कोरोला में भी वेलवेट एस्टिवेशन ही होगा। फिर इसके बाद ये स्टेमेन 5 हैं, ये पेटल से जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस, इसलिए हमने स्टेमेन को एक इसका जो एक तंतु है उसे पेटल से अटैच कर दिया है, पॉलीएंड्रस। और ये सेंटर में ओवरी का टीएस जो यहाँ डिस्क्राइब किया है। यदि हम इसका फार्मूले के रूप में लिखते हैं, इसी चीज़ को यदि फार्मूले में लिखा जाएगा तो फार्मूला क्या हो सकता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जैसे सबसे पहले हमने फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है वो साइन लगाना होगा। हमने पढ़ा कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, उसके लिए साइन लगाया ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक हमने और चीज़ पढ़ी कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का साइन हम पढ़ चुके हैं, ये वाला, ठीक।
उसके बाद इन दोनों साइन के लगाने के बाद अब हम फ्लावर के एक एक पार्ट को लेंगे। कैलिक्स का सिंबल होता है K, सेपल्स कितने हैं 5, यहाँ लिख देंगे। क्योंकि ये संयुक्त बाह्य दली हैं, गैमोसेपलस हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। कोरोला यानी पेटल्स कितने हैं, कोरोला को C से लिखेंगे और पेटल्स की संख्या कितनी है 5 यहाँ लिखेंगे। क्योंकि ये भी संयुक्त दली हैं, सारे पेटल्स परस्पर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद कोरोला के बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का सिंबल होता है A। पुंकेसर की संख्या कितनी है 5, यहाँ लिख देंगे। क्योंकि पुंकेसर पृथक हैं, पृथक पुंकेसरीय स्थिति पॉलीएंड्रिस है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसे ओपन रखेंगे। इसके बाद गाइनोशियम जिसका सिंबल होता है G, क्योंकि ये बाइकार्पिलरी है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। और ये सुपीरियर ओवरी है इसलिए इसे ब्रैकेट में बंद कर दें, वो सॉरी इसके नीचे जो है हम लाइन लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार पूरा फॉर्मूला हमें डिस्क्राइब करता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, सेपल्स 5 हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पॉलीसेपलस सिचुएशन है। कोरोला 5 हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और स्टेमन 5 हैं, सभी स्टेमन पृथक हैं, और ओवरी बाइकार्पिलरी और सुपीरियर, इसलिए नीचे एक लाइन है। एक और बात हमने यहाँ पढ़ी है एपीपेटलस, स्टेमन जो हैं पुंकेसर हैं वो पेटल से अटैच्ड हैं, पेटल से जुड़े हुए हैं। उस सिंबल को दिखाने के लिए ये स्टेमन का एंड्रोशियम जो है उसका ग्रुप है, तो एंड्रोशियम जो है स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इससे पेटल C है, इससे अटैच्ड है। हम इस साइन के द्वारा इसको दिखा सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे एक आर्क बनाकर कि स्टेमन इस पेटल से अटैच्ड हैं। ये पूरा हमें फॉर्मूला मिलता है इस प्लांट का, इस पौधे के फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए। अब लास्ट जो फ्रूट और सीड के बाद बात आती है वो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। इस प्लांट के पौधों का बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। कुछ पौधे एज ए फूड इसमें यूज़ किए जाते हैं, फूड के रूप में, जैसे बैंगन इसका उदाहरण है, आलू इसका उदाहरण है, टमाटर इसका उदाहरण है। ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह स्पाइस के रूप में भी, मसाले के रूप में इसका उदाहरण मिर्च जो इस्तेमाल में की जाती है। मेडिसिनल यूज़ भी इस फैमिली का है। इस फैमिली के पौधों में जो अश्वगंधा इसका एक मेडिसिनल प्लांट है। इसी तरह बेलाडोना एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधि जिनसे प्राप्त होती हैं। और इस फैमिली के कुछ पौधे ऑर्नामेंटल भी होते हैं, सजावटी भी होते हैं, जैसे पिटूनिया। तो ये पूरा सोलेनेसी फैमिली का हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा। एक और फैमिली जो हम और पढ़ने जा रहे हैं वो है लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली को लिली फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम इसे, उसके प्रतिनिधि के रूप में हम पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने सोलेनेसी फैमिली पढ़ी है वो द्विबीजपत्री पौधों का एक उदाहरण था, और एक बीजपत्री का रिप्रेजेंटेटिव हम फैमिली लिलिएसी को पढ़ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण है प्याज, एलियम सीपा। इसमें यदि हम उसी तरीके से हम इसके हैबिट, 1 वर्षीय या बहुवर्षीय, द्विवर्षीय पौधे होते हैं वो बताएंगे। रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में बताने के बाद हम केवल फ्लावरल कैरेक्टर्स पर आ जाते हैं। इसमें फ्लावर कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि फ्लावर इसमें भी कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पुंकेसर भी हैं और ये जो कार्पल है वो भी प्रेजेंट है इसमें, तो यानी कि कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है। ओवरी के नीचे से सभी भाग निकलते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट, इसलिए फ्लावर हाइपोगाइनस है। पुष्प की जो सिमेट्री है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर के बारे में ये सारी चीज़ें लिखकर एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, ये डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे। इनफ्लोरेसेंस उससे पहले यदि हम लिखेंगे तो मोस्टली इसमें साइमोस टाइप का और अम्बलेट टाइप का जो है छत्राकार प्रकार का छत्रक के समान पुष्पक्रम होता है, हम साइमोस इसमें लिख सकते हैं ससीमाक्षी। उसके बाद जो पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन होता है, सबसे पहले जैसे कैलिक्स, बाह्य दलपुंज,
यदि हम उनको देखते हैं, कैलिक्स और कोरोला, ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें ये पृथक रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं पेरियंथ। कैलिक्स और कोरोला दोनों की जगह जो K+C है, इसकी जगह केवल एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पेरियंथ, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरियंथ यानी कि परिदल पुंज। पेरियंथ की जो संख्या होती है इसमें वो 6 होती है, लेकिन वो 6 के 6 परिदल जो हैं वो 2 चक्र में व्यवस्थित होते हैं। आप यहाँ पर इनका व्यवस्था देख सकते हैं। एक चक्र ये है अंदर की ओर, 1 2 3, इसके बाद बाहर की ओर एक और चक्र है, 1 2 और 3। तो ये क्योंकि 2 चक्रों में 3-3 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो पेरियंथ 3+3 हम परिदल, इनकी यूनिट को कहते हैं टैपल्स। जैसे वो सेपल्स और पेटल्स थे, इसकी यूनिट कहलाती है टैपल। तो टैपल की संख्या 6 होती है जो 3+3 में व्यवस्थित होते हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि इनमें एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किए गए हैं वो तीनों घेरे, जो 2 घेरे हैं, 2 सर्कल हैं, वो अलग होते हैं। और इन टैपल्स में संख्या के बाद एस्टिवेशन जो आता है वो वेलवेट टाइप का ही होता है, कोर स्पर्शी। इसके बाद एंड्रोशियम, यदि हम एंड्रोशियम की बात करेंगे तो पुंकेसर की संख्या इसमें फिर से वही 3+3 होते हैं और सब पृथक होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। 3+3 स्टेमेंस जो होंगे वो अलग अलग 2 घेरे में होंगे। और ये पेरियंथ जो है उसके टैपल हैं, टैपल से अटैच रहते हैं। ऐसी स्थिति को एपीफिलस कहते हैं, एपीफिलस। गाइनोशियम, ये ट्राइकार्पिलरी, ट्राइलोक्यूलर, 3 इसमें कार्पल होते हैं। सिनकार्पस युक्तांडपी होता है और उसमें प्रत्येक कार्पल में ओव्यूल्स अनेक होते हैं, जो कि एक्साइल प्लेसेंटेशन पर ओवरी में इनका प्लेसेंटेशन भी हमें लिखना चाहिए। इससे पहले वाली फैमिली में भी एक्साइल प्लेसेंटेशन है और इसमें भी एक्साइल प्लेसेंटेशन है। इस डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 कोस्ट अलग नज़र आ रहे हैं, इनमें ये ओव्यूल्स अटैच्ड हैं और एक्सेस पर हैं, इसलिए ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है। एक और बात हमें यहाँ पर बतानी थी, यहाँ एक डॉट के रूप में मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बिंदी के रूप में। मदर एक्सिस वो एक्सिस है जिस पर पौधे के ये सभी भाग जिसके सापेक्ष जिस रूप में व्यवस्थित होते हैं वो लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यदि हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, तो फ्लावर में क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक है तो यही साइन लगाएंगे, बाइसेक्सुअल है तो फिर यही साइन आएगा। लेकिन अब इसमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, केवल P हमें यहाँ पर लिखना होगा और P की संख्या जो है वो है 3+3, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पुंकेसर भी 3+3, यानी कि 2 घेरे में 6 हैं टोटल और अलग हैं, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी है और सिनकार्पस युक्तांडपी संयुक्त है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर बंद और नीचे सुपीरियर ओवरी है तो एक लाइन। क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेरियंथ के जो टैपल्स हैं उनसे ये अटैच हैं, अटैच होने के कारण ये वाला साइन हम स्टेमन का पेरियंथ से ऐसे जोड़ देते हैं और इस प्रकार इसका ये फॉर्मूला तैयार होता है, जिससे कि पूरी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसका भी मोस्टली, इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इस फैमिली में पाए जाते हैं। लिली एक इसका एग्जांपल है। इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट भी इस फैमिली में उपस्थित होते हैं। ये दोनों फैमिली हमें पढ़नी थी। दैट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 families in flowering plants. Thank you.